नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं अपने उन साथियों के लिए जो अभी क्लास 12th पास कर चुके हैं, जिन्हें आगे CUET यूजी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी के लिए, खास करके बीए के लिए एग्ज़ाम देना है उनको। बीए किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जैसे कि BHU या और किसी यूनिवर्सिटी से करना है बीए, तो उसके लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना होता है, CUET यूजी का। तो उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जैसा कि आपको पता होगा वो पूछी जाती हैं। आज मेरी कोशिश है कि मैं अपने उन साथियों को थोड़ा हेल्प कर पाऊँ अपने इस चैनल के माध्यम से, जो खास करके बीए की तैयारी करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आज शुरू कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस। आगे आने वाले समय में हिस्ट्री या और जिन सब्जेक्ट्स को मैं जानता हूँ उनके वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं इस वीडियो में क्लास 12th की जो NCERT की किताब है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसके चैप्टर 1 को डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर करना आसान नहीं है, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में कवर करूँगा। अभी इस वीडियो में एक पार्ट जो आ रहा है, इसमें हम पार्टीशन की कहानी को समझेंगे कि किस तरह से पार्टीशन हुआ और उससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस थी और क्या प्रॉब्लम्स थी, ये डिस्कस करेंगे। ये मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है। इसमें मैंने अपना ग्रेजुएशन BHU से किया है और मेरी PG सेकेंड ईयर अभी चल रही है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो चैप्टर में अगर हम बात करें कि क्या चीज़ें हैं जिनको चैप्टर 1 में इंक्लूड किया गया है, चैप्टर 1 का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा देश एक तरह से कहें ब्रिटिश स्लेवरी से इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसके तुरंत ही बाद में इंडिया का एक तरह से कहें जो यूनाइटेड इंडिया था, पहले जो हिंदुस्तान था, वो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया। पाकिस्तान एक ईस्टर्न पाकिस्तान था जिसका नाम आज बांग्लादेश है, और एक वेस्टर्न पाकिस्तान था जिसका नाम आज हम पाकिस्तान के रूप में जानते हैं। तो मेनली इंडिया यानी हिंदुस्तान 1947 में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। इससे कई तरह की चैलेंजेस आई लोगों को, अलग अलग मतलब जो पाकिस्तान में थे उनको इंडिया आना पड़ा किन्हीं वजहों से, जिनको हम आगे भी समझेंगे, और जो इंडिया में थे उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। ये सिर्फ एक तरह से कहें कि सिर्फ सरकार का बंटवारा नहीं था कि ब्रिटिश सरकार जो चल रही थी वो इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सत्ता दे दिया गया। इसमें और कई तरह की प्रॉब्लम थी। तो हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आए, यानी फ्रीडम के साथ में, और किस तरह की चुनौतियाँ आई, क्योंकि फ्रीडम के बाद में हमको तुरंत पार्टीशन झेलना पड़ा, और पार्टीशन में बड़े स्तर पर वायलेंस हुआ, लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, कई तरह की और प्रॉब्लम आई हो। चूँकि पार्टीशन हमारे एक तरह से कहें हिंदुस्तान का रिलीजियस एंगल से हुआ था। मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री पाकिस्तान बन गई और हिंदू मेजॉरिटी कंट्री इंडिया बन गया। तो एक तरह से कहें कि रिलीजन के बेस पे जब ये पार्टीशन हुआ तो इंडिया ने सेकुलर पथ अडॉप्ट किया। उसके अडॉप्ट करने की क्या वजहें थी, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और सेकुलर पथ अडॉप्ट करने की चैलेंजेस क्या थी, क्या चुनौतियाँ थीं पाकिस्तान में या फिर इंडिया में। हमारा फोकस इस चैप्टर में मुख्यतः इंडिया का रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा पार्ट हम ये डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के पहले ही, अंग्रेज़ों के ही समय से कुछ राजा राज करते थे। 500 से ज़्यादा रियासतें थीं, प्रिंसली स्टेट थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो एक्चुअली होता क्या था कि जो राजा राज करते थे, रूल करते थे, वो कुछ अमाउंट, एक तरह से कहें जैसे अभी प्रेजेंट में टैक्स चलता है, तो उसी तरह से कुछ मनी दिया जाता था उन किंग या क्वीन के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उसी के बदले उनको कई तरह की ऑटोनमी दी जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और वो उन एरियाज़ पे रूल कर रहे थे। तो ये हाल चलता रहा इंडिपेंडेंस के टाइम तक। लेकिन जब इंडिपेंडेंट किया गया इंडिया को, एक तरह से कहें हिंदुस्तान को,
तो कुछ प्रिंसली स्टेट इंडिया के जो प्रेजेंट पार्ट है अभी इंडिया का, इसमें आई और कुछ पाकिस्तान के अंदर चली गई। तो हमारा मेन फोकस इंडिया के अंदर की पार्ट के बारे में है। तो जो पार्ट इंडिया में आया उनको आज़ादी के बाद में भी उतनी ही ऑटोनमी, उतना ही फ्रीडम, उतनी ही आज़ादी मिली रहे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर वो यूनाइटेड इंडिया के पार्ट बने, इसको लेकर के एक तरह से कहें जवाहरलाल नेहरू और सबसे ज़्यादा काम जो किया गया वो सरदार पटेल के द्वारा किया गया। पूरी इंडिया में जो 500 से ज़्यादा रियासतें थीं उनको यूनाइट किया गया। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस हुआ, जो ढेर सारी रियासतें थीं, छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट थे, उनको यूनाइट करने के क्या चैलेंजेस थे, और एक तरह से कहें कि इसमें किस किस तरह की कठिनाइयाँ आईं। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया सबसे लास्ट में, वो ये कि आज़ादी के बाद में अलग अलग स्टेट में लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड उठने लगी कि उनकी बाउंड्री को लैंग्वेज के आधार पे एक तरह से कहें डिफाइन किया जाए। अंग्रेज़ों ने अपने समय में जो अलग अलग तरह के स्टेट बनाए थे उसमें उन्होंने लैंग्वेज को कंसीडर नहीं किया था। वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल को ध्यान में रख करके कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलाया जाए, कैसे, क्योंकि उनका ज़्यादातर ध्यान टैक्स को वसूलना, टैक्स को मनी रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाना और इंग्लैंड जाना था। इंडिया के लोगों के वेलफेयर का ज़्यादा उनका मतलब था नहीं। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए के को ही ध्यान में रख के इंडिया का एक तरह से कहें डिवीज़न किया। लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिला तो कई तरह की आवाज़ें उठने लगीं कि इंडिया में जो स्टेट हैं उनको लैंग्वेज के आधार पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्लासीफाई किया जाए। इसका सबसे पहला जो आवाज़ उठा वो आंध्र प्रदेश में था। तो हम इसके बारे में भी समझेंगे। ये 3 बड़े पार्ट हैं जिनके बारे में इस चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया गया है। हालांकि CVT UG में शायद ये पार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगले पार्ट को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट कि किस तरह से फ्रीडम के बाद में पार्टीशन को लेकर के और पार्टीशन की वजह से कौन कौन सी चैलेंजेस आई, कौन कौन सी चुनौतियाँ आईं, इसको समझेंगे। अगले पार्ट में जब हम लेके आएंगे अगला पार्ट, तो इसी चैप्टर की अगली 2 पॉइंट, प्रिंसली स्टेट को कैसे इंटीग्रेट किया गया और इंटरनल बाउंड्री को लेकर के क्या इशू था, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या चैलेंजेस थी जो न्यू नेशन बना था, एक तरह से कहें जो हमारा नया राष्ट्र बना 1947 में, आज़ाद किया गया। एक तरह से कहें कॉलोनियल कंट्री से जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ आगे बढ़ रहे थे जब यहाँ पर लोगों की अपनी सरकारें, एक तरह से कहें लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का जन्म होने वाला था, तो क्या चैलेंजेस थी। जैसा कि आपको पता है कि एक तरह से कहें कि हिंदुस्तान की जो आज़ादी बताई गई, उसके तुरंत ही बाद में, उसी के साथ में ही पार्टीशन हुआ कंट्री का, क्योंकि जो एक तरह से कहें जिन्ना की मुस्लिम लीग की 2 नेशन थ्योरी थी रिलीजियस बेसिस पे, तो वो बहुत ही पहले से चली आ रही थी। 1906 में जैसा कि आपको पता है कि मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1939 के बाद में मुस्लिम लीग इस बात को बहुत एग्रेसिव तरीके से, खास करके जिन्ना, रखने लगते हैं कि कंट्री का एक तरह से कहें उनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए जो कि मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए, एक तरह से कहें मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कंट्री चाहिए, क्योंकि इस हिंदू मेजॉरिटी वाले कंट्री में जहाँ पर मुस्लिम की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, वहाँ पर उनको सप्रेस किया जाएगा, इसका डर था उनको। और इस आधार पे उन्होंने 2 नेशन थ्योरी दिया और मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री की डिमांड की, और यही आगे चल कर के इंडिया के पार्टीशन का वजह बना। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की डेट घोषित की गई और उसके अगले ही दिन 15 अगस्त को इंडिया के इंडिपेंडेंस की एक तरह से कहें डेट घोषित की गई। इसमें आपने एक तरह से कहें कि जवाहरलाल नेहरू का, जो कि इंडिपेंडेंस के संध्या पर, जैसे कि कल अगर आज़ादी, मतलब 15 अगस्त को आज़ादी मिलने वाली है, तो 14 की जो रात है, संध्या है, उस पर आपने रात में जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भाषण दिया था,
उसको कोट किया गया ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच के नाम से। उन्होंने मतलब इसका मतलब ये था कि हम कितने साल से, लगभग 200 सालों से लगातार अंग्रेज़ों से संघर्ष कर रहे हैं। हमने पहली लड़ाई 1857 में लड़ी, वो भी बहुत एक तरह से कहें कि सफल नहीं हुआ। उसके बाद में कंटिन्यूअसली अलग अलग लोग आए और वो अपने अपने स्तर पे जितना भी हो सका उतना ये मतलब एक तरह से कहें अंग्रेज़ों के खिलाफ़ विद्रोह छेड़े। और आज इतने सालों बाद में लगभग 200 सालों बाद आज़ादी मिल रही है, तो हम भाग्य के साथ एक तरह से कहें आँख मिचौली जो हिंदी में बोलते हैं, वो खेल खेल रहे थे और आखिरकार आज जाकर के आज़ादी मिली है। तो अब आगे बहुत एक तरह से कहें उस समय कई तरह की प्रॉब्लम थी इंडिया के पास में। बेरोज़गारी था, भूखमरी था, लोगों के पास खाने के भोजन नहीं थे क्योंकि प्रोडक्शन उतना होता नहीं था। एक तरह से कहें इंडिया का रेवेन्यू इतना एक्सट्रैक्ट कर लिया गया था, इंडिया के पैसे अंग्रेज़ों के द्वारा, कि बहुत ही ज़्यादा दयनीय सिचुएशन थी। अगर आप उस समय की तस्वीरों को देखें तो लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे। तो एक भाग्य के साथ आँख मिचौली का खेल होने जा रहा था इसके बाद में, क्योंकि एक तरफ इंडिया इतना ज़्यादा एक तरह से कहें कि गरीब, इतनी सारी समस्याओं के साथ में एक ऐसा देश था जो डेमोक्रेटिक पथ पे आगे बढ़ने वाला था। और दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल उस समय शायद नहीं था जहाँ पर डेमोक्रेसी हो और इतनी सारी समस्याएं हों, या फिर इतनी सारी समस्याओं के बाद में अगर कोई कंट्री अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हो रहा है तो वो डेमोक्रेटिक पथ पे आगे बढ़ रहा हो। हालांकि अमेरिका हुआ या इंग्लैंड हुआ या और कई कंट्री थे जहाँ पर डेमोक्रेसी थी। हाँ, इंग्लैंड में तो मोनार्की है लेकिन वहाँ पर इलेक्शन भी कराया जाता है, तो उसको मान सकते हैं डेमोक्रेसी, बट वो बहुत डेवलप्ड कंट्री थे। इंडिया जैसे पुअर कंट्री के लिए उस समय डेमोक्रेसी के पथ पे आगे बढ़ना बहुत ही रिस्क लेने वाली सिचुएशन थी। और इसीलिए शायद नेहरू का जो स्पीच था ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, वो इसीलिए था कि हम भाग्य के साथ एक आँख मिचौली का खेल खेलने जा रहे हैं। एक कॉमन पॉइंट जो इंडिया के हिस्ट्री में, अगर हम 1947 के पहले की बात करें तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों ने आंदोलन किया। अगर हम कांग्रेस के ही समय की बात करें 1885 के बाद में, तो कांग्रेस का कई फेज़ हमने देखा। जैसे कि शुरुआत में वो मॉडरेट के नाम से जाने जा रहे थे, दादा भाई नौरोजी या और लोग जो थे वो एक तरह से कहें पिटीशन जैसी चीज़ों पर बिलीव ज़्यादा करते थे। उनको लगता था कि हम अंग्रेज़ों से विनती करेंगे, उनसे याचना करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे तो वो हमारी बातों को मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जो बोलते थे लड़ करके आज़ादी लेंगे, अंग्रेज़ 2-4% हैं, इंडिया में इतने सारे लोग हैं तो हम अंग्रेज़ों से सीधे लड़ करके आज़ादी पा सकते हैं। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि एक कॉमन गोल के लिए, एक कॉमन लक्ष्य के लिए, और वो कॉमन लक्ष्य था इंडिया की आज़ादी। एक कॉमन लक्ष्य के लिए, कॉमन गोल के लिए अलग अलग पथ थे जिसको लोग फॉलो करके इंडिपेंडेंस चाह रहे थे। भगत सिंह का तरीका अलग था, गांधी का तरीका अलग था, वहीं पर अंबेडकर का तरीका अलग था। तो सबसे पहला कॉमन पॉइंट, कॉमन गोल जो था वो ये था कि लोगों की सरकार बने, क्योंकि ये अंग्रेज़ जो रूल कर रही हैं लोगों के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो जब लोगों की सरकार बनेगी, जिसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक सरकार, तो वो लोगों के हित के लिए सोचेगी। और दूसरा कॉमन गोल था गुड फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चाहे वो महिला हों, पुरुष हों या अलग अलग जाति के हों, अलग अलग धर्म के हों, अलग अलग क्षेत्र के हों, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हों, सभी के लिए गुड तब होगा जब उनकी अपनी सरकार आएगी। ये सभी फ्रीडम फाइटर का एक कॉमन गोल था। इवन जो सोशल रिफॉर्मर हुए उनका भी कुछ इसी तरह का गोल था। राजा राम मोहन राय महिलाओं के हित के लिए जब काम कर रहे थे तो उनका एक तरह से कहें वो महिलाओं को ऊपर उठाना चाह रहे थे। विवेकानंद जब समाज में जो बुराइयां हैं उसको सुधार रहे थे तो उनका मतलब था कि समाज में जो जाति जैसी समस्याएं हैं वो ख़त्म हों। वहीं पर गांधी या अंबेडकर, मतलब जितने भी लोग थे सबका अपना एक कुल मिला जुला के एक कॉमन गोल था, गुड फॉर ऑल। उनके तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन कुल मिला जुला के ये चीज़ें थीं।
तो अब हम बात करते हैं कि कंट्री के सामने जो चैलेंजेस थे, कौन कौन से चैलेंजेस थे। मेनली जो बुक में डिस्कस किया गया है 3 चैलेंजेस बताए गए हैं। पहला ये कि उस समय जब आज़ादी मिली तुरंत हमने देखा कि कंट्री का पार्टीशन हो गया। एक बार तो कंट्री का पार्टीशन हो चुका था, अब दोबारा ये कंट्री अलग अलग पार्ट में ना बटे, इसलिए ज़रूरी था एक यूनाइटेड नेशन बनाया जाए। यूनाइटेड नेशन जब हम बात कर रहे हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पे उस बॉडी का नाम ना समझिएगा। यूनाइटेड का मतलब एक से है, क्योंकि इंडिया में कई राज्य थे और कई तरह के राज्य थे। प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे उस समय, जो राजाओं के द्वारा राज किया जाता था। ब्रिटिश के अंडर में कुछ राज्य थे, ठीक है। तो सबको मिला करके एक यूनाइटेड कंट्री बनाया जाए, जिसका नाम इंडिया रखा गया बाद में। इसका बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज क्यों था? चैलेंज इसलिए था क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। चाहे हम भाषा को लेकर के देखें कि इतनी भाषा बोलने वाले लोग हैं, और मतलब एक तरह से भाषा के आधार पे या हमारे कल्चर के आधार पे साउथ इंडिया का कल्चर नॉर्थ इंडिया से एकदम अलग है। वहीं पर गुजरात या राजस्थान का कल्चर नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल अलग है। तो इस बात को लेकर के भी कई तरह की चैलेंज थी कि कैसे पूरे देश को एक साथ मिलाया जाए। जो प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में, जो राजाओं के द्वारा राज किए जाते थे, राजाओं को कई तरह की आज़ादी मिली हुई थी, तो उनको इंडिया में कैसे शामिल कराया जाए, क्योंकि वो अभी भी अपनी ऑटोनमी बनाए रखना चाहते थे। जैसा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1947 आया, उसमें इंडिया में जितने लोग थे या फिर पाकिस्तान में जितने लोग थे, सबको ये आज़ादी दी गई थी। सबको ये अधिकार दिया गया था कि आप चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर लें, चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें। उसी तरह से जो स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट, उनको भी ये आज़ादी मिली थी कि आप चाहें तो इंडिया को ज्वाइन करें, चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, और अगर आप चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट रहें। और इसी को लेकर के कई प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट रहने की घोषणा कर चुके थे। तो वो अगर इंडिपेंडेंट हैं, इंडिया के मतलब साथ नहीं मिल रहे हैं, तो ये इंडिया के फिर से दूसरे पार्टीशन या तीसरे पार्टीशन, जितने पार्टीशन की हम बात करें, उसकी चैलेंज बढ़ जानी थी। क्योंकि एक अगर यूनाइटेड कंट्री है तो जैसे इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, हिंदुस्तान 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान। आज हमको पाकिस्तान से कई तरह के प्रॉब्लम झेलने पड़ रहे हैं। टेररिज्म का इशू है, बॉर्डर का इशू है। उसी तरह से और पार्ट में डिवाइड होता तो और प्रॉब्लम होती। इसीलिए कंट्री को एक बनाए रखना ज़रूरी था। और ये इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो प्रिंसली स्टेट थे, जो अपने आप को बोलते थे कि हम ऑटोनॉमस रहेंगे, एकदम अलग रहेंगे, ना इंडिया में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। तो अलग अलग डाइवर्सिटी के चलते, क्योंकि प्रिंसली स्टेट के अलावा डाइवर्सिटी भी हम जैसा कि बताए, नेशनल आइडेंटिटी और रीजनल आइडेंटिटी का इशू था, जो कि हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से लिंग्विस्टिक डिवीज़न के आधार पे रीजनल आइडेंटिटी के बेसिस पे अपने स्टेट के डिमांड की मांग उठने लगी। तेलुगु स्पीकिंग लोगों को इस बात की धुन सवार हो गई कि उनको एक अलग सेपरेट स्टेट चाहिए, जो महाराष्ट्र से अलग हो, उधर तमिलनाडु से अलग हो, तमिल स्पीकिंग से अलग हो। तो ये रीजनल आइडेंटिटी था। रीजनल आइडेंटिटी उनकी अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे वो अपने स्टेट की डिमांड करने लगे। तो ये भी पूरे कंट्री के सामने एक चैलेंज था, क्योंकि पूरे कंट्री में अगर इतनी भाषाएं हैं और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अपने अलग स्टेट की डिमांड करने लगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरा देश हज़ारों क्या पता नहीं कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में पता नहीं मतलब 1000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जा रही हैं। शायद आइडिया नहीं है एग्जैक्ट हमको कि कितनी भाषाएं हैं, लेकिन ढेर सारी भाषाएं हैं। तो आप ये समझिए कि अगर जितनी भाषाएं बोली जा रही हैं, सभी से ये डिमांड उठने लगा कि हम अलग सेपरेट स्टेट चाहते हैं, तो कितने स्टेट बनेंगे इंडिया में। और ऐसे में जो एक तरह से कहें यूनिटी का सवाल है, क्योंकि यूनिटी से कई सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। हम अपने डिफेंस को मेंटेन कर पाते हैं, सिक्योरिटी को, और कई सारी चीज़ें हैं। तो रीजनल आइडेंटिटी और नेशनल आइडेंटिटी को लेकर के एक बहुत बड़ा चैलेंज था कंट्री के सामने कि इनसे कैसे निपटा जाए। क्या आंध्रा अगर डिमांड कर रहा है तेलुगु स्पीकिंग के लिए, आंध्रा के लोग डिमांड कर रहे हैं तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए
कि हमको एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, बाउंड्री हमारी लैंग्वेज के आधार पर डिसाइड की जाए, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मान लेना चाहिए था या नहीं मानना चाहिए था? मतलब वो जो लोग उस समय काम कर रहे थे उनके सामने ये चैलेंज था कि मानना चाहिए या नहीं, तो ये एक चैलेंज था। दूसरा, इतनी सारी प्रॉब्लम, जातियों के कई तरह के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी में, आज भी है, आप देखते हैं, तब तो और चरम पे था। इसके अलावा कंट्री का डिवीज़न जो हुआ रिलीजियस बेसिस पे, इसके अलावा पावर्टी था, अनएम्प्लॉयमेंट था, और कई तरह की प्रॉब्लम थी। तो डेमोक्रेसी उस समय तक एक ऐसा फैशन माना जाता था कि ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्री में ही संभव है। तो इंडिया में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी समस्याएं अवेलेबल थीं। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो डेवलपमेंट का था, वेलबींग का था। जितने भी सेक्शन हैं सोसाइटी में, सबके हित को कैसे मेंटेन किया जाए। अगर रिलीजियस आधार पे कंट्री का डिवीज़न हुआ है, पाकिस्तान रिलीजियस आधार पे बना है, तो वहीं पर सावरकर और गोडसे जैसे कुछ ऐसे लोग थे जिनका डिमांड था कि ये कंट्री हिंदुओं का है। जबकि उस समय ऐसे भी लोग थे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मुस्लिम रिलीजन से आते थे या सिख या क्रिश्चियन रिलीजन से आते थे, और वो इंडिया में ही रहना चाहते थे। खास करके मुस्लिम की बात करें, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। तो उस समय की गवर्नमेंट के सामने ये भी चैलेंज था कि उन सेक्शंस के लोगों के हित की बात कैसे सुनिश्चित की जाए जो माइनॉरिटी माने जा रहे हैं, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, या और भी जो एक तरह से कहें अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं। इवन रिलीजन के अलावा और बात करें तो हम कास्ट में अभी भी देखते हैं कि जो ज़्यादातर असेट हैं, रिसोर्सेस हैं, मनी पावर है, मसल पावर है, वो चीज़ें आज भी, पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, वो आज भी इंडिया में अपर कास्ट के पास ज़्यादा है। लोअर कास्ट आज भी उनसे जूझ रहा है। तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ये तो रिजर्वेशन की वजह से इतना सही हो गया। तो जो लोअर कास्ट सेक्शन है उसका हित कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जो महिलाएं हैं उनका हित कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इवन अगर हम लैंग्वेज के आधार पे देखें तो जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं उनका वेलफेयर कैसे हम सुनिश्चित करें, क्योंकि उसी समय कुछ ऐसे लोग थे जो डिमांड कर रहे थे कि कंट्री में एक तरह से कहें एक लैंग्वेज होनी चाहिए, और वो लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हम मानेंगे नहीं, वो अंग्रेज़ों की भाषा है और इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एक तरह से कहें बहुत बड़ा चैलेंज उस समय के जो एक तरह से कहें गवर्नमेंट में लोग थे, चाहे वो सरदार पटेल हों, चाहे वो नेहरू हों, अंबेडकर हों, या राइट विंग आइडियोलॉजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कैबिनेट में थे। इवन और भी जो जैसे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद या और भी लोग थे, तो उनके सामने ये सारी चैलेंज, ये सारी समस्याएं थीं। उनको एक तरह से कहें वो इनसे कैसे निपटें, इसके बारे में उनको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना था कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो ताकि इंडिया डेमोक्रेटिक भी रहे और इंडिया के सभी सेक्शन के लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित किया जा सके। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टीशन जो हुआ, जिसमें पार्टीशन से रिलेटेड क्या चैलेंजेस थी। आपको पता है कि ये पार्टीशन हम बार बार बता रहे हैं कि रिलीजियस बेसिस पे हुआ। तो पाकिस्तान में भी एक तरह से कहें कि जैसे पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ, पाकिस्तान जो बनाया गया, वो मुस्लिम्स मेजॉरिटी कंट्री के रूप में बताया गया। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि जो आज का बांग्लादेश है या अभी का पाकिस्तान है वहाँ पर सिर्फ मुसलमान रहते थे। कुछ जगहों पर हिंदू भी रहते थे। वहीं पर जो आज इंडिया है, यहाँ के कई ऐसे सिटी थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी सिटी माने जाते थे, जैसे हैदराबाद हुआ या और भी पंजाब में भी। तो ये समस्याएं थीं कि अगर पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्री के रूप में बनाया गया है तो क्या जो लोग हैं खास करके मुस्लिम, वो इंडिया में ही रहें या पाकिस्तान चले जाएं। उनके मन में ये कन्फ्यूजन था। उनको इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि इंडिया में अगर वो रहे तो उनको वो राइट, वो वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा मिलेगा या नहीं। तो इसको लेकर के जो लोग कंफ्यूज थे कि
मैं एक तरह से कहें उनको इंडिया में अगर मुस्लिम हैं, मुस्लिम जैसे मान लीजिए कोई इंडिया में है, तो अगर वो कंफ्यूज है कि इंडिया में हम रहेंगे तो हमारा रिलीजियस पर्सिक्यूशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा हमारे साथ, तो वो डर करके पाकिस्तान जाने लगे। वहीं पर पाकिस्तान में कुछ हिंदू जो थे वो डर गए कि ये रिलीजियस एंगल से बना है ये कंट्री, तो हिंदुओं का या सिख का, क्रिश्चियन का और लोगों का यहाँ पर एक तरह से कहें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो वो छोड़ करके इंडिया आने लगे। इस तरह से बहुत ही बड़े स्तर पर डिस्प्लेसमेंट होने लगा। जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के हिसाब से, जैसा कि आपको पता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ। इंडिया को हिंदू मेजॉरिटी कंट्री के रूप में देखा गया, वहीं पाकिस्तान को मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के रूप में। तो पार्टीशन जो हुआ उसके चैलेंजेस क्या थे? ना तो हिंदू आज के इंडिया में कंसंट्रेटेड थे मेनली, और ना ही मुस्लिम सिर्फ पाकिस्तान में कंसंट्रेटेड थे। पूरे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे देश में फैले थे। कोई स्टेट शायद ना रहा हो जहाँ पर ये अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं। और एक बात और था कि पाकिस्तान बना भले था कि मुस्लिम्स के डिमांड पर, एक खास करके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के डिमांड पे कि मुस्लिम्स के लिए कंट्री बननी चाहिए, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे, खास करके अगर हम लीडर्स की बात करें, जो चाहते थे कि वो इंडिया में रहें। उनको लगता था कि अगर कुछ ऐसे लोग अपने एक तरह से कहें पॉलिटिकल एक तरह से हित को साधने के लिए एक ऐसे कंट्री की डिमांड कर रहे हैं, तो हम उस कंट्री में नहीं जाएंगे। हम यहीं रह रहे थे पहले से, और हमारा अपना होम, एक तरह से कहें हमारा अपना जन्म, हमारे पूर्वजों का जन्म यहीं हुआ था, तो हम यहीं रहेंगे। ऐसे कुछ ऐसे मुस्लिम थे जिनमें आप खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, या अबुल कलाम आज़ाद, या और भी कई लोग थे मुस्लिम्स में खास करके, या और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं और लोग। तो वो टू नेशन थ्योरी के बहुत ही ज़बरदस्त अपोजर माने जाते थे, उसको बहुत ज़्यादा वो अपोज करते थे। तो ये भी चैलेंज था कि जो लोग इंडिया से अपने आप को इतना एसोसिएट कर रहे हैं, खास करके मुस्लिम्स, अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए क्या करने वाली है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको किस तरह के राइट और क्या चीज़ें दी जा रही हैं। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो माना जाता है एक तरह से, वो है मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस जो इंडिया में थे, खास करके पंजाब हो गया या बंगाल हो गया, जिसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, उसमें काफ़ी एक तरह से कहें बहुत ही बड़े एरियाज़ में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी थे। नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी जैसे कि पंजाब आज के पाकिस्तान से एक तरह से कहें उसकी बाउंड्री लगी हुई है। बंगाल जो है उसका बांग्लादेश, जो कि ईस्ट पाकिस्तान उस समय था, उससे बाउंड्री लगी हुई है। तो ये एक तरह से कहें फॉरेन कंट्री जो कि पाकिस्तान बना हुआ था उससे कनेक्टेड स्टेट हुआ करते थे, और आज भी तो हैं। तो यहाँ पर इनके इन एरियाज़ में जो नॉन मुस्लिम थे, हिंदू, सिख या और लोग, वो मेजॉरिटी में थे। इन स्टेट में मुस्लिम माइनॉरिटी में थे। तो इनसे किस तरह से निपटा जाए, इनको किस तरह से डिवाइड किया जाए कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है उन मुस्लिम्स को उस साइड किया जाए, और जो नॉन मुस्लिम है उनको अपने यानी इंडिया में इंक्लूड किया जाए। तो तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था। तो इसको लेकर के किया क्या गया कि अल्टीमेटली जो पंजाब और बंगाल हैं उनको उनके एक तरह से कहें बॉर्डर पे आने वाले डिस्ट्रिक्ट को, जैसे कि पूरे स्टेट को देखा गया कि किस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा हैं और किस एरिया में नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हम बंगाल की बात करें, अब अगर लगा कि ईस्टर्न बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा हैं और वेस्टर्न बंगाल में नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो बाउंड्री बना दिया गया। ये तो बहुत ईजी था। लेकिन अगर वेस्टर्न बंगाल में मुस्लिम ज़्यादा हैं और ईस्टर्न में नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो इसके लिए जो एक तरह से कहें बॉर्डर से कनेक्टिंग एक तरह से डिस्ट्रिक्ट थे, उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो जिस भी रिलीजन का मेजॉरिटी पॉपुलेशन था उसी बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया कि इस डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम ज़्यादा हैं तो ये पाकिस्तान में
इसमें नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं तो ये इंडिया में, और इस आधार पे बॉर्डर डिवाइड कर दिया गया। और जो लोग बॉर्डर के इस तरफ उस तरफ थे वो अपने आप को डिस्प्लेस करने लगे, रिहेबिलिटेट करने लगे। चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन का था, क्योंकि बहुत ही बड़े स्तर पे ऐसा माना जाता है कि दुनिया में ये सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट खास करके किसी कंट्री के डिवीज़न के बाद में था। दुनिया में इंडिया के पहले भी कई कंट्री डिवाइड हो चुकी थी जैसे जर्मनी, बट इतना बड़ा स्तर पे डिवीज़न के बाद में डिस्प्लेसमेंट नहीं देखा गया था दुनिया में कभी। तो लाखों की संख्या में जो हिंदू हैं या सिख हैं वो अपने होम टाउन को छोड़ करके उन एरियाज़ में जाने लगे जहां उनको ज़्यादा सिक्योरिटी की आशा थी, जहां उनको ज़्यादा अच्छे जीवन की उम्मीद थी। तो ये सिर्फ हिंदू और सिख के साथ नहीं था, अलग अलग रिलीजन, जितने भी रिलीजन थे पाकिस्तान के एरियाज से हिंदू या नॉन मुस्लिम शिफ्ट करके इंडिया आने लगे, वहीं पर इंडिया से मुस्लिम शिफ्ट करके पाकिस्तान जाने लगे। तो ये दोनों तरफ से था और इससे बहुत ही बड़े स्तर पर डिस्प्लेसमेंट देखा गया। और बहुत ही जल्दी, चूँकि होता क्या था कि जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये अनाउंस कर दिया जाता था कि अगले 10 घंटे में आप खाली कर दीजिए। खास करके जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ अनाउंस कर दिए कुछ धार्मिक उग्रवादी कि आप खाली कर दीजिए, नहीं आपके घर को जला दिया जाएगा, अगले 10 घंटे में खाली कर दो। अब 10 घंटे में उनको छोड़ना है, वो लोगों का अपने घर से बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहीं जुड़ाव हो जाता है रहते रहते, तो उनको कैसे भी करके छोड़ना पड़ा। और वो इंडिया में बिना किसी एक तरह से कहें उनको कोई पता नहीं था कि इंडिया में घर मिलेगा कि नहीं, या इंडिया से पाकिस्तान में जा रहे हैं तो घर मिलेगा कि नहीं, खाने मिलेंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी उनको डिस्प्लेस किया गया। इस चैलेंज के एक तरह से कहें उनका डिस्प्लेसमेंट ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उनको बिना चाहे एक तरह से कहें अनचाहे मन से डिस्प्लेस होना पड़ा। कई बार उन पर अटैक भी किए जाने लगे और बहुत ही जल्दी ये अटैक बहुत ही बड़े स्तर पे वायलेंस में कन्वर्ट हो गया और अपोजिट एक तरह से कहें जो मुस्लिम्स हैं वो नॉन मुस्लिम पे अटैक करने लगे, वहीं पर नॉन मुस्लिम पर भी अटैक करने लगे। न सिर्फ पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जहाँ जो कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान है, बल्कि इंडिया में भी दिल्ली, बंगाल, पंजाब या और जो स्टेट हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं या और स्टेट हो सकते हैं, ये बहुत ही एक तरह से कहें बहुत बड़े स्तर पे वायलेंस शुरू हो गया। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंस था पार्टीशन का। जैसा कि आपको बताएं हम अभी कुछ देर पहले कि पार्टीशन जो हुआ उसमें बहुत ही बड़े स्तर पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब अभी अचानक से किसी को बोल दिया जाए कि अगले 2 घंटे में आपको अपना होम टाउन छोड़ करके ऐसे जगह जाना है जहां आप जानते नहीं कौन लोग हैं, वो आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे, आप कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ नहीं पता है, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। श्योर सी बात है कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ेंगी लोगों को। तो ये जो एक तरह से कहें पार्टीशन के बाद में जो डिस्प्लेसमेंट था वो बहुत ही बड़े स्तर पे था और बहुत ही एक तरह से कहें लोगों को अनस्टेबल कर देने वाला था। इसकी कोई प्लान नहीं थी गवर्नमेंट के पास में। जैसे एक प्लान तरीके से होता है कि अगले 2 साल बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ये भी कर सकती थी कि इंडिपेंडेंस हो गया, पार्टीशन अगले 2 साल तक चलेगा कि इस बीच जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को इंडिपेंडेंट किया और तुरंत छोड़ के भाग गए। इससे सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ इंडिया को कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो दरार बन गई वो उसका खामियाजा आज भी भुगता जा रहा है। पाकिस्तान इंडिया को दुश्मन के रूप में देखता है और इंडिया पाकिस्तान को, क्योंकि हमारे जो इंडिपेंडेंस के टाइम के जो शेयर्ड हिस्ट्री हैं वो अच्छे नहीं हैं। हमने कई बार चाहे 1972 का वार देखे या फिर 1998 का, तो हमने कई युद्ध लड़े हैं उनसे। और ये सिर्फ इसीलिए कि हमारे जो एक तरह से कहें जब हमको दोस्त के रूप में ना एक सिंपल डिवीज़न हो सकता था कंट्री का, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवीन करती, तो ऐसा नहीं किया गया और इसीलिए ऐसा हुआ। खैर ये हमारे इस चैप्टर का इशू नहीं है। तो बहुत ही बड़े स्तर पे इंडिया और पाकिस्तान के कुछ खास
डिस्ट्रिक्ट जैसे लाहौर, अमृतसर या कोलकाता, ये कम्यूनल जोन बन गए। कम्यूनल बेसिस पर वायलेंस स्टार्ट हो गया। एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पर अटैक करने लगा, नॉन मुस्लिम मुस्लिम पे और मुस्लिम नॉन मुस्लिम पे। उनकी घर की महिलाओं के साथ बलात्कार या उनको जान से मार देना, लोगों को कुछ ही घंटे का नोटिस दे करके अगर वो नहीं निकल रहे हैं तो उनके घर को जला देना। इस तरह से बहुत ही बड़े स्तर पर किलिंग और एट्रॉसिटीज़ बॉर्डर के दोनों साइड में होने लगी। इससे हुआ कि दोनों कंट्री से जो शिफ्ट किए हुए जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थे या लोग थे आए, वो इंडियन गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ काम किया और पाकिस्तान की सरकार ने जो वहाँ गए थे उनके लिए कुछ काम किया गया। क्या काम किया गया? कुछ रेफ्यूजीज़ कैंप बनाए गए, खास करके दिल्ली जैसे सिटी में बहुत ही बड़े स्तर पर रेफ्यूजी कैंप बनाया गया। लेकिन वो एक तरह से कहें कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था। वो वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जहाँ पर लोग पहले थे, वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिला, और जहाँ आप आके रह रहे हैं वहाँ से भी बहुत हेल्प मिल नहीं रहा है। कोई प्रॉपर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हमारे पास उस तरह का अवेलेबल नहीं था। आज भी देखते हैं कि कोई स्कीम लॉन्च की जाती है, आज इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब भी समाज के उस निचले तबके तक पहुंचता नहीं है। तो क्या तब रेफ्यूजीज़ के लिए अगर हमको कोई डेटा नहीं है रेफ्यूजीज़ के पास, रेफ्यूजी का, और तब कोई सरकार स्कीम लॉन्च करती प्लान तरीके से, तो क्या उन तक वेलफेयर पहुंचता? नहीं पहुंचता। तो ये बहुत ही एक तरह से कहें गवर्नमेंट चाह कर भी उन लोगों की मदद बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती थी जो इसके लिए एक तरह से कहें जिनके लिए मदद करना बहुत ज़रूरी था। हालांकि गवर्नमेंट से जो हो सका उस समय, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी बहुत ज़्यादा फंड नहीं था, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो जो हो सका उतना करने की कोशिश की गई। किलिंग, अटैक एंड रेप बिकेम वेरी कॉमन। तो अब अलग नॉन मुस्लिम का मुस्लिम पर और मुस्लिम का नॉन मुस्लिम पर ये चीज़ें बहुत ही कॉमन हो गई, और हज़ारों की संख्या में महिलाओं का अपहरण कर लिया गया, उनके साथ बलात्कार। और जैसा कि नॉर्मली एक तरह से कहें इस पैट्रियार्कल पितृसत्तात्मक दुनिया में होता है, लोगों के बीच आज भी जब दो घरों के बीच में झगड़ा होता है तो गालियाँ दी जाती हैं माताओं बहनों की, ठीक है। तो या फिर कई बार बलात्कार जैसी चीज़ों को भी इस झगड़े का आधार बना लिया जाता है। एक दूसरे की घर की महिलाओं और बेटियों का बलात्कार कर रहा है तो दूसरा उसके उल्टे में पहले पर। तो ये उस समय बहुत बड़े स्तर पे हुआ। कई सारे केसेस में एक तरह से कहें कि जैसे आज हम समझते हैं हॉनर किलिंग, उसी तरह से फैमिली ऑनर को प्रिजर्व करने के लिए महिलाओं, जैसे मान लीजिए किसी महिला का बलात्कार हुआ तो वो अगर घर में है तो घर की इज्जत ऐसा उस मतलब एक तरह से इस मतलब कंजर्वेटिव सोसाइटी में माना जा रहा है कि अगर पुरुष बलात्कार करके आया है तो वो घर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अपने आप को ऑनरफुल फील करेगा। वहीं पर महिला का अगर बलात्कार हुआ है तो महिला उस घर की इज्जत चली गई, तो महिला घर की इज्जत को बचाने के लिए महिला को मार दिया जाना। तो ऐसा भी बड़े स्तर पे हुआ। लाखों की संख्या में जो रिफ्यूजीज़ थे वो अपने एक तरह से कहें जिस तरह के कैंप में वो रह रहे थे उनके लिए फ्रीडम का ऐसा कोई मायने, एक तरह से कहें कि अंग्रेज़ों के टाइम में जो उनकी ज़िंदगी थी वो तो अच्छी थी, अब वो कैंप में आके रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में फ्रीडम का कोई मायने नहीं था। तो और ये आज़ादी ये कई सालों तक चलता रहा। जो इंडिया और पाकिस्तान का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ वो सिर्फ बॉर्डर का या लैंड का डिवीज़न नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटस का डिवीज़न नहीं था, या सिर्फ गवर्नमेंट का डिवीज़न नहीं था, या सिर्फ पॉलिटिकल पावर का डिवीज़न नहीं था, सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेस का डिवीज़न नहीं था, बल्कि जो कई तरह के लोग हैं समाज में, राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, टीचर्स हैं, या और भी कई तरह के लोग हैं, उनका भी डिवीज़न था। और कई केसेस में आप देखेंगे कि इनकी या तो इनको बहुत ही बड़े स्तर पर सफ़र करना पड़ा है,
या फिर इनको इनकी किलिंग करा दी गई। इवन आज़ादी के बाद में कई तरह की ऐसी मूवीज़ बनी हैं जिसमें आप आज़ादी के उस बीभत्स दृश्य को देख सकते हैं, जिसमें जो सर्वाइवर थे, जो बचे हुए लोग थे, उन्होंने अपनी यादों के आधार पे ये चीज़ें मूवीज़ के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से एक्सप्रेस की। और उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक तरह से कहें कि कंट्री का डिवीज़न नहीं था, ये डिवीज़न हार्ट का भी था, लोगों का सिर्फ डिवीज़न नहीं था, उनके दिलों का भी डिवीज़न था। कि किसी की शादी मान लीजिए पाकिस्तान में कोई रह रहा है और उसमें कई लोगों से इंसान कनेक्टेड रहता है, उसके अपने रिलेटिव होते हैं और वो छोड़ के इंडिया आ गया, तो एक तरह से कहिए डिवीज़न हार्ट के बीच में भी एक डिवीज़न था। इसमें फाइनेंशियल असेट और वो सब जो बताए, तो इन चीज़ों का तो डिवीज़न था ही, खास करके जो एक्सप्लेन किया गया अलग अलग राइटर के द्वारा कि ये डिवीज़न ऑफ हर्ट्स भी था। अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में जो वायलेंट सेपरेशन हुआ, उसमें लगभग अनुमान लगाया जाता है कि 5 to 10 लाख पीपल जान से मार दिए गए, दोनों कंट्री का अगर हम इंक्लूड करें तो। एक तरह से कहें पार्टीशन के बाद में हिंदू मेजॉरिटी कंट्री इंडिया और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री पाकिस्तान के बीच में ही बहुत ही बड़े कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो गए थे, ठीक। तो अब चैलेंज था कंट्री के सामने कि अपने यहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटीज़, पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, और इंडिया में जो नॉन हिंदू हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, जीव, ये लोग, इनके साथ इंडियन गवर्नमेंट कैसे ट्रीट करेगी। हमारा कंसर्न ये नहीं कि पाकिस्तान ने नॉन मुस्लिम के साथ कैसा ट्रीट किया, वो जैसा ट्रीट किया गया, जिस तरह का रिलीजियस पर्सिक्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन आए दिन हम देखते रहते हैं, वो तो हो ही रहा है। हम चूँकि इंडियन गवर्नमेंट की चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हम ये देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको किस तरह के राइट्स इंश्योर कराए गए। तो जैसा कि हम बताए कि अलग अलग धर्मों के लोग मिल करके इंडिपेंडेंस की ये जो मूवमेंट थी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और उस समय की सरकार में कई सारे धर्मों के लोग, जो माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी, उनके भी लोग थे, और वो बाई चॉइस इंडिया में रहना चाहते थे, खास करके मुस्लिम रिलीजन के लोग। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना सिर्फ मुस्लिम के लिए बल्कि और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थीं उनको कुछ स्पेशल राइट प्रोवाइड कराया गया, ताकि हिंदू मेजॉरिटी कंट्री इंडिया में उनको किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े, कोई रिलीजियस पर्सिक्यूशन ना फेस करना पड़े। और इसीलिए इंडिया एक सेकुलर पथ पे अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसके लिए जितने भी धर्म हैं, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो, चाहे वो मुस्लिम या मतलब इस्लाम या और जो भी हैं, सब एक समान हैं। तो इसी के साथ में अब हम आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो अगला एक तरह से कहें चैप्टर का और बाकी पार्ट है, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट है और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली वीडियो में। आप अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।